हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे। आज जो मैं आपके लिए नई सीरीज शुरू करने वाली हूँ वो है हिंदी लैंग्वेज का, यानी हिंदी व्याकरण का। ये सीरीज़ किस चीज़ के लिए है, तो अभी आप लोगों ने उत्तराखंड एसएससी द्वारा रिलीज़ किए गए फॉर्म, जिसमें वीडियो का फॉर्म भी था, उसके लिए मैं ये सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। जो टेंटेटिव्स डेट्स बताई गई हैं अब तक, वो एंड ऑफ जनवरी बोला गया है। तो चीज़ें अगर नॉर्मल रही तो आपको फरवरी या मार्च तक एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से करनी है। हिंदी के ऊपर जो है क्या फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस है वो कहीं से भी उठा दिया जाता है। कई बार हमसे चीज़ें छूट जाती हैं, तो हिंदी ऐसी एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारे लिए बन सकता है जिससे हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ के जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा बहुत भाषा, लिपि और वर्णमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जो कम इम्पॉर्टेंट है, उनको जो सिर्फ हमारे जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा की बात करें तो भाषा जो है वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेट करना। किसी से भी जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या है, एक माध्यम चाहिए होता है, और वही माध्यम जो है वो भाषा बनती है। भाषा की सहायता से हम क्या करते हैं? भाषा की सहायता से हम अपने इमोशंस हो गए, थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गए, इन सब को एक्सप्रेस करते हैं। यानी हमारे जो विचार हैं, भाव हैं, भावनाएं हैं, उनको हम अभिव्यक्त करते हैं। अब मैंने अभिव्यक्त शब्द लिया है, तो आपको हमेशा चीज़ें कोरिलेट करके पढ़नी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें कहाँ से मिल रही है? मैं बोल पा रही हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी बोल पा रही हूँ, तो मुझे ये स्वतंत्रता कहाँ से मिल रही है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 का क्लॉज ए क्या है? हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इसी में जो है हमारी आरटीआई हो गई, झंडा हो गया, प्रेस हो गया, वो सभी जो है वो आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भाषा। ये जो भाषा है, इस भाषा के 3 मुख्य अंग होता है। पहला होता है वर्ण। वर्ण क्या है? जिसको हम अक्षर या लेटर बोलते हैं। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा होता है शब्द। शब्द क्या है? अक्षरों का समूह है और एक अर्थपूर्ण इकाई होती है। ठीक है, तो शब्द भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है, और इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो इसका निर्माण वर्णों से होता है। तीसरा जो चीज़ है, भाषा का जो तीसरा मुख्य अंग है, वो होता है वाक्य। अब वाक्य क्या है? देखो, मैंने बोला मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये भी वाक्य है। मैंने बोला मैं जाऊँगा क्योंकि इसलिए, दोनों हैं ही क्या है? दोनों वाक्य हैं। लेकिन क्या दोनों को वाक्य कहना उचित है? तो वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है कि शब्दों का सही क्रम वाक्य का निर्माण करता है। तो वाक्य वो शब्दों का समूह जो एक मीनिंग आपके सामने रखते हो, जिससे आपके सामने एक अर्थ प्रकट होता है, उसको वाक्य कहा जाता है। हर शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो वाक्य वही होगा जिससे किसी प्रकार का भाव आपके सामने क्या होता है? स्पष्ट होता है। नेक्स्ट बात करें लिपि। आपने हमेशा सुना होगा देवनागरी लिपि के बारे में। तो ये लिपि क्या होती है? जब प्राचीन काल से ही बोलना शुरू किया गया, तो जो हमारे द्वारा जो ये बोले गए साउंड्स थे, उन साउंड्स को सिंबलाइज करने के लिए क्या किया गया? कुछ सिंबल्स को क्या किया गया? लिया गया, और उन्हीं सिंबल्स को हम क्या कह देते हैं? उन्हें ही हम लिपि कह देते हैं। यानी ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, और उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? उनको ही हम लिपि कहते हैं। ध्यान में रखना है, हिंदी, संस्कृत और मराठी,
और नेपाली, ये सभी जो भाषाएं हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो देवनागरी लिपि होती है उसका विकास कौन सी लिपि से हुआ है? अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपने ज़रूर ब्राही लिपि सुनी होगी, ठीक है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राही लिपि से हुआ है। अगर हम हिंदी भाषा के विकास पर एक नज़र मारेंगे तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो ना वो संस्कृत भाषा से हुई है। और प्राचीन काल में एक भाषा बोली जाती थी, हिस्ट्री में अगर देखा है तो बिल्कुल सुना होगा, प्राकृत भाषा। इस प्राकृत भाषा से जो है वो अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और इसी अपभ्रंश भाषा से आज की जो हमारी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, ये सभी आदि भाषाओं का विकास किया इसी अपभ्रंश भाषा के माध्यम से हुआ है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो है वो क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। हिंदी भाषा में हम बोलते हैं कि वर्णमाला है। तो वर्णमाला क्या होती है? अ से लेकर ज्यों तक हम जो पढ़ते हैं वो क्या है? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये जो है ये सब क्या है? हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं। हिंदी वर्ण हिंदी वर्णमाला में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्वर और दूसरा चीज़ हम पढ़ते हैं व्यंजन। आज जो है हम सिर्फ स्वर को कवर करेंगे क्योंकि हिंदी जो है कई बच्चों की 10th के बाद छूट जाती है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनकी तो उनको ज़्यादा फोकस नहीं रहता है हिंदी पे। तो हिंदी वर्णमाला में जो है स्वर वाला टॉपिक हम आज फोकस करेंगे। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले अक्षर हैं। हमें याद होता है कि क्या, जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। तो अ, आ, ई जब आप प्रोनाउंस करते हैं आप देखेंगे कि जो आपकी हम जब शब्द बोलते हैं वो कैसे हवा के ऊपर क्या है, हमारे मुंह में, कंठ में क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, उससे ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो जब आप ये अ आ ई बोलते हैं तो आप देखोगे कि कहीं भी हवा का क्या है, प्रेशर पूरे मुंह पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अ आ ई ये सारे क्या हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले अक्षर है, उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। अ से अंग तक नहीं, अ से औ तक जो है वो स्वर होते हैं और अव तक जो है स्वरों की संख्या 10 है। और जो 11वां हम लेते हैं वो हम लेते हैं री। री संस्कृत अक्षर है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या तो 11 है, लेकिन अगर आपसे मात्राएं पूछी जाती हैं कि स्वरों में मात्रा की संख्या क्या है तो वो 10 है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अ के बाद आ हो गया तो ये क्या है? इसको हम आ की मात्रा कहते हैं, ठीक है। अगर हमने की बोल दिया तो इसको हम बड़ी ई की, और इधर से अगर लगा दिया तो इसको छोटी ई की मात्रा बोल देते। वैसे ही उ ए ऐ ओ औ सबकी मात्राएं होती हैं। तो मात्र एक अ की मात्रा नहीं होती है। री की मात्रा क्या होती है? री की मात्रा में आपको दिखाऊं तो ये देखो, एक शब्द होता है, इसको आप लोग क्या पढ़ते हो? इसको आप सभी प्रोनाउंस करते हो, ये लिख लेते हैं। ये क्या बोलते हो आप लोग? गृह कार्य। लेकिन अगर इसको क्या बोलेंगे, अगर सही ढंग से हम इसका उच्चारण करें तो इसको गृह कार्य नहीं, ये जो मात्रा है ये री की मात्रा है, इसको गृह कार्य बोला जाता है, ना कि गृह कार्य। गृह कार्य नाम का कोई वो सही उच्चारण नहीं है। गृह कार्य क्या है? सही उच्चारण है, क्योंकि ये जो मात्रा आती है वो री की मात्रा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि अंग और अह क्या है। तो अंग जो आपका है वो अनुस्वार है और अंघा जो है वो क्या है? वो विसर्ग है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अ से औ तक +1,
10+1 करके आप याद रखेंगे कि अ से औ तक प्लस उसमें री जोड़ देंगे तो आपके स्वर बन जाएंगे अंग अनुस्वार है, अंघ विसर्ग है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के स्वर होते हैं। स्वर की बात करें तो स्वर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर या फिर जिनको मूल स्वर बोला जाता है। ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर है, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई, ठीक है। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर एक ही होते हैं और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर जो हैं वो उनकी संख्या है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, छोटा ऊ और री। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप पीछे देखेंगे तो अ, छोटा ई और छोटा ऊ, ये तीनों क्या है? ह्रस्व स्वर। इनके साथ हम री मिला देंगे, कंफ्यूज नहीं करना। केवल अ, छोटी ई और छोटा ऊ ही क्या है? ह्रस्व स्वर है। और चौथा अपना री। और बाकी जो बच गए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सारे क्या हैं? ये दीर्घ स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। ह्रस्व स्वर कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर जो हैं वो हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सारे क्या हैं? ये सभी दीर्घ स्वर हैं। तो इतनी चीज़ें आपको स्वर के बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक जो और यूज़ होता है टर्म वो है प्लुत स्वर। ये आपके एग्ज़ाम में वैसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिर भी ध्यान में रखना है कि प्लुत स्वर क्या होता है। तो प्लुत स्वर आप कई बार देखेंगे कि कोई शब्द होते हैं जहाँ पर मात्रा जो है ना वो 2 से अधिक मात्राएं वहाँ पर यूज़ हो जाती हैं। वैसे जनरली आप क्या देखते हैं कि एक ही मात्रा एक बार यूज़ हो रही है। तो मैं आपको एग्जांपल देख के देखती हूँ। आप एक ओम शब्द का यूज़ करते हैं और जब आप ओम की साउंड क्रिएट करते हैं तो कैसे बोलते हैं? ओम। तो यहाँ पर क्या है? 2 मात्राएं हैं और जो दूसरी मात्रा होती है ना उसको आप कितना भी लंबा क्या है देर तक उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो 2 मात्राओं से जब 2 मात्राओं में ज़्यादा समय आप लेते हैं तो उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। तो ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। तो आई होप आप लोगों को इतना चीज़ स्वर के बारे में जो है वो समझ आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।